हे गाइस, अगेन सभी का वेलकम है वाईटी की एडिटोरियल क्लास में। मैं हूं आपका होस्ट अमन। आज सुबह के सेकंड एडिटोरियल से क्लास को आगे बढ़ाने वाले हैं। क्लियरिंग अ लो बार इसका टाइटल है। ये वाला आर्टिकल आपको आपकी लिमिट्स तक पुश करेगा क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट लिखा हुआ है। साथ ही साथ स्पेक्ट्रम की सेल पे जो है ना बेस्ड है, तो थोड़ा फाइनेंशियल आर्टिकल भी है, इस वजह से आपको परेशान करेगा। लेकिन हमें पढ़ना है उसी अंदाज में जिससे सब चीज़ें ईजी बन जाती हैं, है ना। और सारी ग्रामर को आप अलग से लेकर के सीखेंगे। ये ग्रामर का क्विज़ है आपका आज का, ज़रूर से इसको एक ट्राई दें। डिफ़िकल्ट क्विज़ है, पूरे मन से ट्राई देना। शुरू करें, चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। क्लास को ऑफलाइन क्लास की तरह लें। अगर ऐसा लेंगे तो मैक्सिमम बेनिफिट लेंगे। अगर मैं आपको क्विज़ को सॉल्व करने को बोल रहा हूँ तो इसको एक ट्राई दें, है ना। चलो, कह रहा है क्लियरिंग अ लो बार। क्लियर करना है हमें एक लो बार को। लो मतलब नीचा, बार मतलब स्टैंडर्ड। एक लो स्टैंडर्ड बना लिया गवर्नमेंट ने स्पेक्ट्रम की सेल को लेकर के। गवर्नमेंट थोड़े से पैसे से ही खुश हो जाती है, तो कह रहे हैं लो स्टैंडर्ड को आप अब क्लियर करोगे, स्पेक्ट्रम को सही तरीके से प्राइस करोगे और ज़्यादा पैसा कमाओगे आज के बजाय, है ना। बात उसी की हो रही है, ऑन स्पेक्ट्रम सेल। स्पेक्ट्रम क्या होता है आप जानते होंगे, 2G 3G। ये स्पेक्ट्रम वही है जिसके जरिए हमें इंटरनेट मिलता है, मोबाइल जो है सेवाएं मिलती हैं। इसके टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह द गवर्नमेंट मस्ट टेक अ रीलुक एट स्पेक्ट्रम ऑक्शन फॉर्मेट्स, अनरियलिस्टिक प्राइसिंग एंड रेगुलेटरी नॉर्म्स। कह रहे सरकार को लेना ही चाहिए, मस्ट टेक। और क्या लेना चाहिए? एक रीलुक को, एक रीविजिट को, फिर से देखने को ना, रिव्यू करने को। और किसके ऊपर? स्पेक्ट्रम के ऑक्शन के फॉर्मेट्स पे। स्पेक्ट्रम को जिस फॉर्मेट में ऑक्शन किया जाता है उसकी बोली लगाई जाती है। और जो अनरियलिस्टिक प्राइसिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा प्राइसिंग करते हैं हम स्पेक्ट्रम की। और हमारी जो रेगुलेटरी नॉर्म्स हैं, सरकार के जो कानून हैं, कायदे हैं, जो नॉर्म्स हैं रेगुलेशन वाले। तो कह रहे सरकार को एक रीलुक लेना है, इन तीनों चीज़ों पे फिर से विचार करना है। पहली वाली ये चीज़, कैसे हम बोली लगाते हैं। दूसरी वाली ये चीज़, कितना ज़्यादा हम प्राइस रखते हैं। और तीसरी वाली ये चीज़, कैसे नियम कायदे और कानून हैं हमारी टेलीकॉम कंपनीज़ के लिए। समझ गए। गवर्नमेंट सब्जेक्ट मस्ट टेक आपकी वर्ब, मस्ट हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब लेके बैठी है टेक को। बाकी इसमें कुछ देखने वाला है नहीं। समरी मैं आपको दे देता हूँ, समरी से मालूम चल जाएगा आपको किस बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। उससे पहले वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर दें अच्छे बच्चे की तरह। अब सुने समरी। समरी ये है कि आपको मालूम होगा स्पेक्ट्रम जो होता है 2G 3G 4G 5G, ये सरकार का नेचुरल रिसोर्स है, सरकार की जो है ना पूंजी है। सरकार इसको सेल नहीं करती है बल्कि ऑक्शन करती है, इसकी बोली लगाती है। और बोली के अंदर जो ज़्यादा पैसे देता है उसको स्पेक्ट्रम मिल जाता है, चाहे एयरटेल ले, चाहे वोडाफोन ले, चाहे जियो ले। इस स्पेक्ट्रम को वो 1-2 साल के लिए रखते हैं अपने पास लाइसेंस के तौर पे, लाइसेंस लेकर के। और बहुत सारा पैसा उसके एवज में सरकार को देते हैं ताकि हमें वो सेवाएं दे और हमसे पैसे वसूलें ये कंपनियाँ। इस बार के स्पेक्ट्रम में क्या हुआ, सरकार ने जितना स्पेक्ट्रम बेचने के लिए या बोली लगाने के लिए रखा था उसका 35% पे ही बोली लगी। 65% तो किसी ने ख़रीदा ही नहीं। क्यों नहीं खरीदा? क्योंकि हमारी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा होती है। हमारा आर्टिकल क्या कह रहा है? कह रहा है इतने ज़्यादा दाम आप रखते हो कि आपका स्पेक्ट्रम पूरा बिक भी नहीं पाता। और उन्हीं दामों को बाद में कंज्यूमर से वसूलना पड़ता है इन कंपनीज़ को। तो कह रहा है कुछ ऐसा करो ना, आप प्राइसिंग कम कर दो, आपका सारा स्पेक्ट्रम बिके, लोग ले पाएँ स्पेक्ट्रम को कंपनियाँ, और बाद में कंज्यूमर को सस्ते दामों के अंदर सेवाएँ भी मिल पाएँ। तो कह रहे आपको इस पूरे फॉर्मेट को देखना पड़ेगा। ज़्यादा प्राइसिंग की वजह से आप खुद ही घाटे में जा रहे हो। समझ गए ना। किसी चीज़ का दाम इतना रख दो कि कोई खरीदे ही नहीं तो आप नुकसान में जाओगे। इतना दाम रख के कुछ कमाओगे नहीं। बस यही आज चीज़ की समरी है। टोन है सजेस्टिंग, सरकार को सजेशन दे रहा है। शुरू करेंगे आर्टिकल को पढ़ना। अगले कुछ वीक्स, इनफैक्ट महीने, मैं कंसंट्रेट करने वाला हूँ मेंबर स्पेशल वीडियोज़ में बैंक क्लर्क पे और SSC CHSL पे। दोनों के एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं, तो आपको कुछ दिनों में देखने को मिलेंगी इस तरह की फुल पेपर्स SSC CHSL और बैंक क्लर्क के। तो अगर आप मेंबर हैं तो ज़रूर से प्लेलिस्ट को चेक करते रहें, अपनी पेड वाली को, दोनों प्लेलिस्ट। और अगर मेंबर नहीं हैं और इन वीडियोस को देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कैसे क्लर्क का और CHSL का एग्ज़ाम अप्रोच करना है, तो आप मेंबर बन सकते हैं। कंट्रीब्यूशन बहुत छोटा है, बस आप ज्वाइन बटन पर प्रेस करें और इस वीडियो को प्ले करें। यहाँ आपको बताया जाता है कैसे मेंबर बनना है। शुरू करें। कह रहा है इंडियाज़ लेटेस्ट ऑक्शन of telecommunication spectrum is a qualified success from the center's perspective, mainly because the winning bids cumulatively
exceeded the government's own low expectations for receipts from the sale of airwaves। कह रहे इंडिया का जो लेटेस्ट ऑक्शन है, ऑक्शन का मतलब होता है बोली, सिंपल वर्ड्स को मैंने आज जो है उनका मीनिंग नहीं लिखा है ना। कह रहे इंडिया की जो सबसे नई वाली बोली है टेली कम्युनिकेशन स्पेक्ट्रम की, 2G 3G 4G इस तरह के स्पेक्ट्रम की, कह रहे वो एक क्वालिफाइड सक्सेस है, वो एक सही कामयाबी है। और किसके हिसाब से? सेंटर के पर्सपेक्टिव के हिसाब से, हमारे केंद्र सरकार के नज़रिए के हिसाब से। तो केंद्र सरकार मानती है कि ये जो बोली लगी है अपने आप में एक कामयाब बोली है ना। कह रहा क्यों? कह रहा मेनली बिकॉज द विनिंग बिड्स, जो विन करने वाली जो बिड्स थी, जिन लोगों ने, जिन बोलियों ने स्पेक्ट्रम को जीता है, कह रहा उन बिड्स ने सब ने मिलकर क्यूमुलेटिवली एक्सीड किया, बढ़ गई वो आगे। और किससे? सरकार की खुद की लो एक्सपेक्टेशन से, जो थी रिसीट्स की, कमाई की इस सेल ऑफ एयरवेव से, इस बिक्री ऑफ एयरवेव से। एयरवेव मतलब स्पेक्ट्रम, समझ गए ना। सरकार ने इस बार स्पेक्ट्रम से एक्सपेक्टेशन बहुत कम रखी थी और कम एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा पैसा इनको मिल गया। तो वैसे तो ये सारा ऑक्शन जो है अपने आप में फेलियर है, लेकिन सरकार के पर्सपेक्टिव से ये कामयाबी बन गया, समझ गए। ऑक्शन की वर्ब है इज, बिड्स की वर्ब है एक्सीडेड। एक्सीड का मतलब है टू बी इन एक्सेस, ज़्यादा होना। जैसे 2 से ज़्यादा होते हैं 3, है ना, एक्सेस में होते हैं, एक्सीड करते हैं 3 2 को। गवर्नमेंट ओन आप जानते हैं, ओन एक पॉजेसिव एडजेक्टिव को अपने पहले जरूर लेगा, इसलिए मुझे यहाँ पे इस पॉजेसिव नाउन को या पॉजेसिव एडजेक्टिव को रखना पड़ता है। बड़े आगे, क्वालिफाइड मतलब आपका नज़रिया, व्यू पॉइंट। कह रहे अ टोटल ऑफ 855.6 मेगाहर्ट्ज was successfully bid for out of the 2308.8 megahertz that was on offer, as the 3 largest telecom service providers sought to optimize their purchases of radio spectrum by seeking to acquire only what they deemed essential airwaves, either as renewal or for strengthening their network while entirely avoiding costlier bandwidth offerings। लंबा सेंटेंस है पर बहुत ही सिंपल है, वैसे लंबा होगा लेकिन सेंटेंस बहुत आसान है पढ़ना। कैसे? देखो, कह रहे एक टोटल, एक कुल मिलाकर के इतने मेगाहर्ट्ज जो है ना उसको सक्सेसफुली बिड किया गया, उस पे बोली लगी, समझे ना। इतने स्पेक्ट्रम पे, मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम के ऊपर लगी बोली। और टोटल कितना था? आउट ऑफ इतना टोटल था जो कि ऑफर पे था। तो 2308 को सरकार ने ऑफर पे रखा था, 855 पे ही लोगों ने बोली लगाई, बाकी पे तो किसी ने बोली भी नहीं लगाई। अच्छा, ऐसा हुआ क्यों? कह रहे क्योंकि एज जो 3 बड़े सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो वोडाफोन है, एयरटेल है और जियो है, इन तीनों ने क्या कोशिश की, सोट की कोशिश की कि ये ऑप्टिमाइज़ करें, ये अच्छे से इफेक्टिव बनाएं अपनी परचेजेस को, अपनी खरीदी को, और किसकी? रेडियो स्पेक्ट्रम की। और कैसे बनाएं इस काम को, कैसे करें? सीख करके, कोशिश करके कि ये एक्वायर करें, ये खरीदें, सिर्फ वही, ओनली वट, सिर्फ वही जो वो मानते हैं, डीम करते हैं इसेंशियल, ज़रूरी एयरवेव्स। तो इन तीनों ने वही खरीदा जो इनको लगता है ज़रूरी। 855 इनको ज़रूरी लगा, बाकी वाले पे तो इन तीनों ने बोली भी नहीं लगाई। अच्छा, ये कैसे डीम एसेंशियल करते हैं, ऑप्टिमाइज़ कैसे करेंगे? कह रहे या तो करेंगे रिन्यूअल के लिए, और या फिर करेंगे मजबूत बनाने के लिए उनके नेटवर्क को, है ना। या तो पुराने वाले नेटवर्क की जगह नया नेटवर्क लाएंगे, या पुराने वाले को मजबूत बनाएंगे। और ये काम कब करेंगे? जबकि पूरी तरह से अवॉइड करते हुए ज़्यादा महंगी बैंडविड्थ की ऑफरिंग को। तो ज़्यादा महंगी वाली को छोड़ दिया, सस्ती वाली में से वो उठा ली जो इनको ज़रूरी थी। इस वजह से इतना ही जो है स्पेक्ट्रम पे बोली लगी। समझ गए सेंटेंस को? लंबा सेंटेंस है, सिंपली आप पढ़ सकते हो। अब इसमें देखने वाली चीज़ें देखो, टोटल की वर्ब है सक्सेसफुली बिड, दैट की वर्ब है वॉज, प्रोवाइडर्स की वर्ब है सॉट, दे की वर्ब है डीम्ड। डीम का मतलब है मानना, कंसीडर करना, इसेंशियल मतलब ज़रूरी, स्ट्रेंथन करना मतलब मजबूत बनाना। अब मैं इसमें आपसे 2 ग्रामर कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँगा, सिंपल से ही है। पहला तो आपसे सवाल है, वॉज सक्सेसफुली बिड, यहाँ पे ये पैसिव सेंटेंस है, स्पेक्ट्रम को बिड किया गया मतलब स्पेक्ट्रम के ऊपर काम हुआ। अगर ऐसा है तो बिड की थर्ड फॉर्म बिडन होती है, बिड, बेड, बिडन, ऐसा आपने सुना होगा। तो यहाँ पे वॉज के बाद बिडन क्यों नहीं आया? सब लोग एक बार सोचें, फिर मैं आपको बताऊंगा ताकि ज़िंदगी भर आपको याद रहे। चलो, बिड जो है ना, बिड वो 2 वर्ब्स हैं, एक नहीं है। पहली है बिड, बोली लगाने वाली, दूसरी है बिड, किसी को विश करने वाली। जो बोली लगाने वाला बिड है वो बिड ही रहता है, बिड बिड बिड, समझ गए ना। तीनों फॉर्म एक जैसी, जैसे पुट पुट पुट, कट कट कट, वैसे बिड बिड बिड। लेकिन किसी को विश करने वाला जो बिड है, गुड मॉर्निंग, अलविदा, गुड नाइट, ऐसा विश करने वाला जो बिड है उसका तीनों फॉर्म अलग है, बिड बेड बिडन।
तो यहाँ पे किसी ने किसी को विश नहीं किया, स्पेक्ट्रम पे बोली लगी है, तो हमने थर्ड फॉर्म लगाई है वॉज बिड पैसिव में, और वो बिड ही है। समझ गए? अब दो सेंटेंस के जरिए और समझेंगे। द मैन हु बिड द हाइएस्ट वन द ऑक्शन। उस आदमी ने जिसने सबसे ज़्यादा बोली लगाई वो जीत गया इस बोली को, ऑक्शन को, है ना, निविदा को। अब दिक्कत क्या है, अगर बोली लगाई है, अगर इसने सेकंड फॉर्म यूज़ करवानी है तो बिड की सेकंड फॉर्म बोली लगाने की बिड ही होती है। तो मैन हु बिड द हाईएस्ट, समझ गए ना। V2 चाहिए ना हमें, जिसने हाईएस्ट को बिड किया, तो V2 तो बिड की बिड ही होती है बोली लगाने वाले की। पर यहाँ देखो, शी बिड अ फेयरवेल टू हर फ्रेंड्स एंड मूव टू अनदर लोकेशन फॉर ए जॉब। उसने अपने दोस्तों को अलविदा कहा, बिड किया फेयरवेल अपने दोस्तों को, और चली गई एक अलग जगह पे अपनी जॉब के लिए। अब ये सारा काम पास्ट में हो रहा है, वो मूव की पास्ट के अंदर, तो वो बिड भी करेगी पास्ट में V2 के अंदर। अब देखो, बिड की जो विश करने वाली होती है V2, वो होती है बेड, तो मैं लिखूंगा शी बेड अ फेयरवेल। सिंपल कॉन्सेप्ट है ना। जिसको पता ही नहीं है दो वर्ब्स हैं अलग अलग, वो परेशान रहते हैं कौन सी वाली कब लगाए हैं, है ना। दोनों अलग वर्ब्स हैं। आगे बढ़ो। दूसरा वाला ये व्हाट कैसे आया, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। आपको अच्छे से पता होगा, रिलेटिव प्रोनाउन की वीडियो अगर देख चुके हो, अगर एंटीसीडेंट नहीं हो तो व्हाट लगेगा, अगर एंटीसीडेंट हो तो हु, विच या दैट में से एक लगेगा। जैसे नोबडी टोल्ड मी द सीक्रेट आई वॉज लुकिंग फॉर। किसी ने भी मुझे वो सीक्रेट नहीं बताया जिसको मैं तलाश रहा था। नोबडी टोल्ड मी द सीक्रेट। यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए जो कि एंटीसीडेंट लेगा द सीक्रेट को। अगर द सीक्रेट को एंटीसीडेंट लेगा तो व्हाट का कोई काम नहीं है। एंटीसीडेंट आते ही व्हाट का काम खत्म हो जाता है। अब देखो, हु विच दैट में से हु तो आएगा नहीं, क्योंकि सीक्रेट को इंसान तो है नहीं। द सीक्रेट लगा हुआ है, द लगा हुआ है, तो आप प्रीफर करेंगे दैट को। आपको मालूम है विच को भी आप यूज़ नहीं करेंगे, तो आप बोलेंगे नोबडी टोल्ड मी द सीक्रेट दैट आई वॉज लुकिंग फॉर। लेकिन अगला सेंटेंस देखो, नोबडी टोल्ड मी। अब देखो, यहाँ कुछ भी नहीं है, किसी ने मुझे नहीं बताया जो भी चीज़ है वो, आई वॉज लुकिंग फॉर, जिसको मैं ढूंढ रहा था। अब देखो, वो चीज़ है यहाँ पे तो सीक्रेट था, पर यहाँ पे एंटीसीडेंट है ही नहीं। समझ रहे हो मेरी बात को? किसी ने मुझे नहीं बताया जो मैं ढूंढ रहा था, क्या था वो कोई नहीं जानता। अब ऐसा है, जब आपके पास एंटीसीडेंट नहीं है तो सबको भूल जाओ और सिर्फ लगेगा व्हाट। ठीक है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। एंटीसीडेंट गायब हो तो व्हाट, एंटीसीडेंट हो तो हु, विच, दैट। आई कैंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज यू आर टॉकिंग। मैं नहीं समझ सकता वो भाषा जो तुम बोल रहे हो। यू आर टॉकिंग, आई कैंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। अब क्या नहीं समझ सकता भाई, मैं लैंग्वेज नहीं समझ सकता। अगर लैंग्वेज एंटीसीडेंट है और द लगा हुआ है तो ना तो व्हाट का काम है ना हु, विच का काम है। आप प्रेफर करेंगे दैट को। द लगा हुआ ना, द लैंग्वेज, तो आप दैट को प्रेफर करेंगे। आई कैंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज दैट यू आर टॉकिंग। लेकिन आई कैंट अंडरस्टैंड वट यू आर टॉकिंग, यहाँ पे जो बोल रहे हो आप, जो लैंग्वेज है या भाषा है, आप जो भी बोल रहे हो वो दिया ही नहीं हुआ। एंटीसीडेंट इनविजिबल है। अगर इनविजिबल है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, व्हाट। ठीक है, आई कैंट अंडरस्टैंड वट यू आर टॉकिंग। बढ़े आगे, चलो। द न्यूएस्ट एंट्रेंट टू द इंडस्ट्री, रिलायंस जियो, वॉज ऑल्सो द मोस्ट एक्विजिटिव as the Reliance industry unit accounted for close to 60% of spectrum bought at 488.35 megahertz and contributed almost 3/4 of the इतने हजार करोड़ that the DOT Department of Telecommunication garnered from the sale। कह रहे जो सबसे नया एंट्रेंट है, एंट्रेंट मतलब एंट्री करने वाला, किसके अंदर हुआ ये एंट्रेंट, टू द इंडस्ट्री, इस टेलीकॉम इंडस्ट्री में। क्या नाम है उसका, रिलायंस जियो। तो सबसे नया तो यही है ना। तो कह रहा है ये भी जो एंट्रेंट था ना सबसे नया वाला रिलायंस जियो, ये था सबसे ज़्यादा एक्विजिटिव। एक्विजिटिव मतलब जिसने सबसे ज़्यादा एक्विजिशन किया है, जिसने सबसे ज़्यादा खरीदी की है। एक्विजिटिव का मतलब है सबसे बड़ा बायर। तो कह रहा है रिलायंस जियो सबसे बड़ा खरीदार था। अच्छा, ऐसा हुआ क्यों? कह रहे हैं क्योंकि यस, जो इंडस्ट्री है ना, रिलायंस इंडस्ट्री यूनिट, ये अकाउंट फॉर कर गई, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर हो गई, जिम्मेदार हो गई। और किसके लिए? लगभग क्लोज टू 60% स्पेक्ट्रम के लिए। और कौन सा स्पेक्ट्रम? जो बॉट था, जो खरीदा गया था इतने मेगाहर्ट्ज पे, है ना। और इसी ने कंट्रीब्यूट किया, इसी रिलायंस जियो इंडस्ट्री ने कंट्रीब्यूट किया लगभग 3/4 इस इतने हजार करोड़ का, जिसको DOT ने, हमारे इस टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने इकट्ठा किया, गार्नर किया इस बिक्री से, इस सेल से। समझ गए ना। तो रिलायंस जियो ने सबसे ज़्यादा स्पेक्ट्रम खरीदा है। 3/4 पैसा रिलायंस जियो के स्पेक्ट्रम की खरीदी से आया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को। देखने वाली चीज़, एंट्रेंट की वर्ब है वॉज, इंडस्ट्री की वर्ब है अकाउंटेड फॉर और कंट्रीब्यूट टू। बॉट यहाँ पे एडजेक्टिव है, स्पेक्ट्रम के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, वो वाला स्पेक्ट्रम जो इतने मेगाहर्ट्ज पे खरीदा गया। ठीक है,
डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की वर्ब है गार्नर। गार्नर का मतलब होता है इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, है ना। एक्विजिटिव मतलब खरीदार। एंट्रेंट मतलब जो एंट्री मारे, जो नया नया प्लेयर हो। न्यूएस्ट एंट्रेंट मतलब सबसे नया खिलाड़ी। अब मेरा आपसे सभी से सवाल है, 3 4 यहाँ पे एस क्यों लगा है? आपसे पूछते ही आपका दिमाग बोल जाना चाहिए यहाँ पे एस लगने का रूल। कौन सा ऐसा रूल है जिसकी वजह से फोर्स के आगे एस लगाया है, और कब मैं फोर्स के आगे एस नहीं लगाऊंगा, है ना। सब लोग सोचें, और जिनको याद है ज़रूर से कमेंट्स में टाइप करें। चलो, करे दैट जियोस 57123 करोड़ बाय इटसेल्फ सरपास द गवर्नमेंट्स एस्टिमेट ऑफ 45 to 50,000 करोड़ फॉर टेकिंग्स from the auction, where the reserve price from the entire spectrum on offer across 7 bands amounted to about 3.92 lakh crore, tells its own tale। कह रहा है ये बात की, अच्छा कौन सी बात? कि जियो का 57,000 करोड़ बाय इटसेल्फ, अपने आप में या अकेले कह रहे ये बात की जियो का इतना पैसा अकेले सरपास कर गया, ओवरटेक कर गया, बढ़ गया आगे सरकार के अंदाज से, एस्टिमेट से 50-45 हज़ार करोड़ के। और किसका? जो था टेकिंग का इस ऑक्शन से, जो था लेने का इस ऑक्शन से। और कहाँ पे, कौन से ऑक्शन से? जहाँ पे रिजर्व प्राइस जो था पूरे स्पेक्ट्रम का जो ऑफर पे था 7 की 7 बैंड में, वो बराबर था, अमाउंट तो था 3.92 लाख करोड़ के। कह रहे ये बात अपने आप में, जो ये पूरी बात है, ये कहानी बताती है, टेल्स इट्स ऑन टेल, अपनी खुद की कहानी को बयान करती है। सरकार ने 3.92 लाख करोड़ का स्पेक्ट्रम जो है बेचने के लिए रखा, लेकिन सरकार समझती थी कि मैं इतना ही बेच पाऊंगी, और जियो ने इससे ज़्यादा, सरकार के एस्टीमेट से ज़्यादा तो जियो ने सरकार को पैसा दे दिया। कह रहे ये बात है ना, अपने आप में इस कहानी को बयान करती है कि सरकार ने एक्सपेक्टेशन बहुत कम रखी हुई है स्पेक्ट्रम से, है ना। उनके एक्सपेक्टेशन कम है, प्राइस ज़्यादा है लेकिन एक्सपेक्टेशन उनको कम है। अब इसमें देखने वाली चीज़, दैट की वर्ब है टेल्स, 57,000 करोड़ की वर्ब है सरपास्ड, रिजर्व प्राइस की वर्ब है अमाउंट टू का मतलब है इक्वल टू, है ना, बराबर होना। बाय इटसेल्फ मतलब अपने आप में, सरपास मतलब आगे निकल जाना, ओवरटेक कर लेना, है ना। सर मतलब आगे, पास मतलब निकल जाना। चलो आगे बढ़े। टेल कहानी होती है, टेल मतलब स्टोरी। करे क्लियरली कॉग्निसेंट ऑफ द प्रिवेलिंग ओवरऑल इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस amid the COVID-19 pandemic as well as the high level of indebtedness in the industry, the government appears to have tempered its expectations to a more realistic level। कह रहे साफ कॉग्निसेंट, साफ इन्फॉर्म्ड। कॉग्निसेंट का मतलब है आप अवेयर होते हो, समझदार होते हो, आपको पता होता है। कह रहे साफ पता होने वाली, खबरदार होकर के, खबरदार, है ना। और किसका? उस ओवरऑल इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस का जो प्रिवेलिंग है, जो अभी हाल में प्रिवेल कर रहे हैं, है ना, जो चल रहे हैं। कह रहे और किसके बीच? कोविड-19 पैंडेमिक के बीच, और साथ ही साथ एज वेल एज उस हाई लेवल जो है कर्जदारी का, इंडेटेडनेस का इस इंडस्ट्री के अंदर। कह रहे दोनों ही चीज़ों से कॉग्निजेंट हो करके, एक तो कोविड के बीच में हालात कितने ख़राब हैं, दूसरा इंडस्ट्री में कितना कर्जे पे इंडस्ट्री चल रही है। कह रहे दोनों ही चीज़ों से साफ इन्फॉर्म होकर के, खबरदार होकर सरकार अपीयर होती है कि वो टेम्पर कर चुकी है, नीचे ला चुकी है इसकी आशाओं को, एक्सपेक्टेशन को। और कहाँ पे? एक रियलिस्टिक लेवल पे, एक प्रैक्टिकल लेवल पे। समझ गए ना। तो सरकार को पता है पैसे किसी के पास है नहीं, कोविड-19 चल रहा है, तो कितना भी स्पेक्ट्रम ये सेल के लिए लाई थी, सोच के आई थी 50,000 करोड़ ही मुझे मिलेंगे। तो रियलिस्टिक लेवल पे इसने अपना कर रखा है पूरा एस्टिमेट। सरकार की वर्ब है अपीयर्स, बाकी सब कुछ आपको मालूम है। यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब के अलावा दूसरी चीज़ें, कॉग्निसेंट प्लस में ऑफ, अवेयर के प्लस में ऑफ, इन्फॉर्म्ड ऑफ, अप्राइज ऑफ, कॉन्शियस ऑफ, सब का मतलब है आप खबरदार हो, आपको न्यूज़ मिली हुई है, आप जानते हो किसी चीज़ के बारे में, ठीक है ना। प्रेपोजिशन ऑफ सबके बाद में फिक्स है, ये समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको, है ना। प्रिवेलिंग जो प्रिवेल कर रही हो, डोमिनेट कर रही हो। अमिड मतलब बीचों बीच। इंडेटेडनेस कैसे बना है? डेट मतलब कर्जा, इन मतलब अंदर, नेस मतलब नाउन। कर्जे के अंदर होने की स्थिति को कहते हैं इंडेटेडनेस। व्हेन यू आर इंडेटेड इन इंडेटेडनेस, आप कर्जे के अंदर डूबे हुए हैं। टेम्पर का मतलब है नीचे लाना, टोन डाउन करना। पहले आप लाखों करोड़ की बात करते थे, अब हज़ारों करोड़ की बात करते हो, टेम्पर डाउन कर लिया अपने आप को आपने। कह स्टिल द सेंटर कैन हार्डली बी सैंग्विन अबाउट एन आउटकम वेयर अ मेयर 37% ऑफ एयरवेव्स ऑन ऑफर फाउंड टेकर्स। कह रहा फिर भी सेंटर बिल्कुल भी सैंग्विन नहीं हो सकती, ना के बराबर होपफुल होगी इस आउटकम के लिए, इस नतीजे के लिए, जहाँ पे महज 37% जो है एयरवेव्स, जो स्पेक्ट्रम है, जो ऑफर पे था, उसको टेकर्स मिले, उसको खरीदार मिले। तो आपने जो 100 स्पेक्ट्रम रखे, सिर्फ 37 के लिए बोली लगी, तो अपने आप में कोई होपफुल सिनेरियो नहीं है। सैंग्विन का मतलब है होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक। सेंटर की वर्ब है हार्डली बी, मेयर की वर्ब है फाउंड।
आउटकम मतलब नतीजा, रिजल्ट। हार्डली और हार्ड पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप जानते होंगे। हार्ड मतलब विद फोर्स या विद डिफ़िकल्टी, हार्डली मतलब ना के बराबर या ऑलमोस्ट नेवर। हार्ड और हार्डली के मीनिंग में फ़र्क होता है और इनकी पोजीशन में भी फ़र्क होता है। हार्ड आता है मेन वर्ब के हमेशा बाद में, हार्डली आता है मेन वर्ब के हमेशा पहले। शी वर्क्स हार्ड या हार्डली, वो बहुत हार्ड वर्क करती है, वो बहुत ज़्यादा वर्क करती है ना। आपकी बहुत इच्छा होगी हार्डली लगा दूँ, शी वर्क्स हार्डली, नहीं, हार्डली यहाँ पे गलत मीनिंग दे देगा और इसकी पोजीशन भी गलत हो जाएगी। शी वर्क्स हार्ड, अगर हार्डली आना होता तो वो मेन वर्ब से पहले आता यहाँ पे, शी हार्डली वर्क्स। और इसका मीनिंग क्या है, वो ना के बराबर काम करती है, सारा दिन पड़ी रहती है, कुछ काम नहीं करती, शी हार्डली वर्क्स। मीनिंग भी उल्टा और पोजीशन भी उल्टी, हार्डली और हार्ड की, ठीक है। शी वर्क्स हार्ड और शी हार्डली वर्क्स एकदम उल्टे सेंटेंस है। पीपल हु वर्क हार्ड या हार्डली शुड नेवर एक्सपेक्ट रिजल्ट्स, जो लोग बिल्कुल काम नहीं करते या बहुत ज़्यादा काम करते हैं उनको कभी भी रिजल्ट्स को जो है एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, सक्सेस को। अब देखो यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं करना तो बिल्कुल भी काम नहीं करते, तो चूज़ करेंगे हम हार्डली को, समझ गए। चूज़ किसको करेंगे हम, हार्डली को। लेकिन हार्डली को अगर चूज़ किया तो वर्क से पहले रखना पड़ेगा, क्योंकि हार्डली की पोजीशन क्या होती है, मेन वर्ब से पहले। तो पीपल हु वर्क हु हार्डली वर्क, समझ गए ना। पीपल हु हार्डली वर्क शुड नेवर एक्सपेक्ट जो है सक्सेस, ऐसे बनते हैं सेंटेंस। वैसे ही देखो, द रूम वॉज हार्ड या हार्डली स्पेशियस इनफ फॉर अस, रूम जो है बड़ी मुश्किल से हमारे लिए स्पेशियस इनफ था, हमारे लिए उसमें जगह थी, बड़ी मुश्किल से, ना के बराबर, हार्डली की ज़रूरत है। तो यहाँ पे वॉज को निकाल के हार्डली को रखूँगा। अब ध्यान देना, लिंकिंग वर्ब के केस में हार्ड और हार्डली दोनों लिंकिंग वर्ब के बाद में आएंगे। हार्डली लिंकिंग वर्ब के पहले नहीं आता है, मेन वर्ब के पहले आता है, लेकिन अगर बी फैमिली की वर्ब अकेली मिल जाए तो उसके बाद में ही आएगा हार्डली और हार्ड दोनों। तो इस केस में हार्डली को पहले ना लगा के बाद में रखूँगा। द रूम वॉज हार्डली स्पेशियस इनफ फॉर अस। द गर्ल हिट द अटैकर हार्ड या हार्डली, गर्ल ने अटैकर को हिट किया बड़े जो है फोर्स के साथ में, फोर्स के साथ में किया तो हार्ड किया, हार्डली को निकाल दो। पोजीशन कैसे है, बिल्कुल ठीक है, हिट के बाद में आ रहा है हार्ड, है ना। शुरू में आ जाता पहले इसके तो हार्डली लगाते और मीनिंग कुछ और होता। सिंपल कॉन्सेप्ट है, चलो आगे बढ़ेंगे। आज के क्विज में यूज होगा ये, कह रहा है इन अ रिपीट ऑफ 16 ऑक्शंस आउटकम द सिग्निफिकेंटली मोर एफिशिएंट 700 मेगाहर्ट्ज वॉज येट अगेन शंड बाय ऑल बिडर्स गिवन इट्स प्रोहिबिटिव रिजर्व प्राइस। कह रहा है एक रिपीट में, एक दोहराए जाने में 2016 के ऑक्शन के आउटकम को, जो 2016 में नतीजा निकला था वही दोहराया गया इस बार 21 में। कह रहा है उसमें हुआ क्या, जो सिग्निफिकेंटली मोर एफिशिएंट है, जो बहुत ही ज़्यादा असरदार है ना, और कौन सा 700 मेगाहर्ट्ज। कह रहे इसको फिर एक बार शन किया गया, इग्नोर किया गया सभी बीडर्स के द्वारा, सभी बोली लगाने के द्वारा। क्यों, गिवन इस चीज़ को देखते हुए इसके प्रोहिबिटिव रिजर्व प्राइस को, इसका जो रिजर्व प्राइस है वो इतना ज़्यादा प्रोहिबिटिव है, इतना ज़्यादा एक्सेसिव है, सब डिस्करेज हो जाते हैं, इसके प्राइस के ऊपर कोई बोली लगाने को तैयार ही नहीं है, समझ गए ना। तो 5 साल से सरकार इतना प्राइस रख के बैठी है कि इसको कोई ख़रीदता ही नहीं है, और अपने आप में बहुत ज़्यादा एफिशिएंट जो है ये वाला बैंडविड्थ है। 700 मेगाहर्ट्ज की वर्ब है वॉज शंट, पैसिव वॉइस में शन का मतलब है अवॉइड करना, इग्नोर करना। येट अगेन मतलब फिर एक बार। प्रोहिबिटिव मतलब जो चीज़ आपको प्रोहिबिट करे, रेस्ट्रिक्टिव वो आपके लिए इतना ज़्यादा प्राइस रखा हुआ है कि आप जो है प्रोहिबिट हो गए हैं, आप उस पर बोली लगाने को तैयार ही नहीं है। कह रहा इट इज़ अ लिटल हार्ड टू फैदम द गवर्नमेंट्स अप्रोच टू प्राइसिंग दिस नेशनली वैल्यूबल रिसोर्स स्पेशली गिवन इट्स अबाउट इंटेंशन ऑफ एक्सेलरेटिंग द डिजिटाइजेशन ऑफ द इकॉनमी including the broadening and deepening of the digital delivery of the magnitude of public services to India's farthest reaches। कह रहा है अब ये है बड़ा मुश्किल, a little hard, थोड़ा मुश्किल, it is a little hard, थोड़ा मुश्किल है फैदम करना, समझना सरकार की अप्रोच को, और किस चीज़ के लिए, प्राइसिंग के लिए, दाम रखने के लिए, और किसके, इस नेशनली वैल्यूबल रिसोर्स के, इस भारत के इस कीमती संसाधन के, है ना, 700 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम। कह रहा बड़ा मुश्किल है सरकार की क्या अप्रोच है इसकी प्राइसिंग को लेकर के, इस रिसोर्स को, और कब खास करके स्पेशली गिवन तब इसकी उस कसम खाई हुई इंटेंशन को देख करके, अवॉर्ड इंटेंशन को देख करके, इंटेंशन मतलब इरादा, अवॉर्ड मतलब जैसी कसम खाई है, तो कह रहे इसका कसम खाए हुए इस इरादे को देख करके जो है एक्सेलरेट करने का, तेजी में लाने का डिजिटलाइजेशन को या डिजिटाइजेशन को, है ना, डिजिटल बनाने को, और किसको, हमारी अर्थव्यवस्था को, जिसमें इंक्लूड क्या है, ब्रॉड करना, और ज़्यादा बड़ा करना, और ज़्यादा गहरा करना, डीप करना हमारी डिजिटल डिलीवरी को, कई सारी पब्लिक सर्विसेज की, आपको घर से ही पब्लिक सर्विसेज मिल जाएं, घर से ही आपका लाइसेंस बन जाए, है ना,
ऐसी कई सारी सर्विसेज को, मल्टीट्यूड ऑफ सर्विसेज को, जिसमें शामिल है ब्रॉड और डीप बनाना, है ना। और किस में? इंडिया की फारदेस्ट रीचेज में, इंडिया के दूर दराज के गाँवों में। समझे सेंटेंस को? तो कह रहे बड़ा मुश्किल है, सरकार की क्या अप्रोच है इस नेशनली वैल्यूएबल रिसोर्स को लेकर के, इतना प्राइस रखती है, इसकी कोई बोली नहीं लगाता। और ये तब कर रही है सरकार जब इसने कसम भी खाई हुई है पहले से ही कि इकॉनमी को डिजिटल बना के छोड़ेगी और उन सर्विसेज को, पब्लिक सर्विसेज को ब्रॉड और डीप करेगी गांव के दूर दराज के इलाकों तक, फारदेस्ट रीचेज तक। अगर इसको ऐसा करना है तो इसका प्राइस थोड़ा कम करना पड़ेगा ताकि इसको खरीदें और इकॉनमी को डिजिटल बनाने में हेल्प मिले। समझे? ऐसे बना सेंटेंस। इज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, इट सब्जेक्ट है, हार्ड को हमने इसके बाद में रखा है। लिंकिंग वर्ब के हमेशा बाद में हार्ड और हार्डली दोनों आते हैं। अप्रोच टू के बाद में जीरेंड कैसे आ गया भाई? इसलिए आ गया क्योंकि अप्रोच टू इन सभी वाले फ्रेजेस का पार्ट है जिसके बाद में जीरेंड आता है। देख रहे हो, अप्रोच टू, है ना। तो इन सब के बाद में आपको नाउन या जीरेंड लगाना होता है, इसलिए मैंने प्राइसिंग लिखा ना कि प्राइस लिखा, समझ गए ना, इसलिए जीरेंड को लगाना पड़ा। बढ़े आगे। अबाउट मतलब कसम खाया हुआ, फैदम करना मतलब समझना। चलो आगे बढ़ते हैं। मल्टीट्यूड मतलब कई सारे, वैरायटी ऑफ पब्लिक सर्विसेज, आरटीओ सर्विसेज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, है ना, सारी पब्लिक सर्विसेज हैं जो सरकार हमें देती है। फारदेस्ट मतलब फार की सुपरलेटिव डिग्री, फार मतलब दूर, फारदर मतलब और ज़्यादा दूर, फारदेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा दूर, है ना, फारदेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। करे द रिलेटिवली लो फ्रीक्वेंसी 700 मेगाहर्ट्ज फॉर इंस्टेंस इज कंसिडर्ड as ideal for enhancing network availability and reach in the highly urbanized settings of large densely built up cities। इतना ही पढ़ेंगे, सेंटेंस लंबा है। कह रहा है तुलनात्मक रूप पे कम जो फ्रीक्वेंसी है ना 700 मेगाहर्ट्ज, और किसके लिए कह रहा है? फॉर इंस्टेंस, एक उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के लिए कह रहा है ये जो फ्रीक्वेंसी है ना 700 मेगाहर्ट्ज की, ये कंसीडर की जाती है, मानी जाती है एक आइडियल, एक परफेक्ट। और किसके लिए? इन्हांस करने के लिए नेटवर्क की अवेलेबिलिटी को और पहुंच को, रीच को, बहुत ही ज़्यादा शहरी सेटिंग में, अर्बनाइज सेटिंग में। और वो सेटिंग कैसी है? बड़े बड़े और डेंसली बिल्ट अप सिटीज़ की, ऐसी सिटीज़ जिसमें हर 2 कदम पे एक मकान होता है ना, एक दुकान होती है, डेंसली बिल्ट अप सिटीज़ में। तो कह रहे हैं यहाँ पे ये जो लो फ्रीक्वेंसी वाला स्पेक्ट्रम बड़ा काम का होता है, 700 मेगाहर्ट्ज का, जिसको कोई खरीद नहीं रहा अपने इंडिया में। कह रहे हैं ये वो सिटीज़ हैं वेयर द इश्यू ऑफ पुअर सिग्नल पेनिट्रेशन इनसाइड बिल्डिंग्स इज अ परपेचुअल बगबेयर फॉर यूजर्स एंड प्रोवाइडर्स अलाइक। जहाँ पे जो इशू है पुअर सिग्नल का, सिग्नल के पेनिट्रेशन का, और कहाँ पे? बिल्डिंग्स के अंदर, वो अपने आप में एक परपेचुअल बगबेयर है, वो अपने आप में एक हमेशा बने रहने वाला भूत है, एक डर है, एक फियर है। बगबेयर मतलब एक फियर। और किसके लिए? यूजर्स के लिए और सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए, दोनों के लिए अलाइक, बराबर। होता है ना हमारे घरों के अंदर अगर बहुत ज़्यादा अंदर कमरा है तो उसमें नेटवर्क नहीं आ रहा। कह रहे ये 700 मेगाहर्ट्ज़ का जो है ना फ्रीक्वेंसी, यही यहाँ पे काम करती है घर के अंदर तक, है ना। तो कह रहे बड़ा काम की चीज़ है ये सिटीज़ के अंदर, जहाँ पे ये जो इशू है हमेशा बना रहता है कि घर के अंदर नेटवर्क नहीं आता, और दोनों के लिए बना रहता है, यूज़र के लिए भी और कंपनी के लिए भी। ना कंपनी भेज पाती है ना यूज़र को मिल पाता है। तो कह रहे इसको आप जल्दी प्राइस सस्ता करके दो ताकि घर में भी सिग्नल मिले। अब इसमें देखने वाले वर्ड्स, फ्रीक्वेंसी जो है 700 मेगाहर्ट्ज़, इसकी वर्ब है इज़ कंसीडर्ड, पैसिव में इशू की वर्ब है इज़। परपेचुअल मतलब एवर लास्टिंग, कभी ना ख़त्म होने वाली चीज़ होती है परपेचुअल, है ना। बग बियर मतलब, बग मतलब कीड़ा, बेयर मतलब भालू। अगर भालू के साइज़ का कीड़ा आपको दिखा देना, आप जो है आपकी सिट्टी बिट्टी गुम हो जाएगी। भालू देख करके नहीं डरोगे, पर भालू के साइज़ का कीड़ा दिख गया ना तब आप डर जाओगे। तो बग बियर मतलब आपकी सिट्टी बिट्टी गुम करने वाला कोई भी चीज़। नाइटमेयर बोल दो, स्पेक्टर बोल दो, भूत बोल दो। पेनिट्रेशन मतलब घर के अंदर घुसना। पुअर सिग्नल पेनिट्रेशन मतलब सिग्नल का हमारे घर के अंदर इन्वेड करना या एंटर करना। अब जल्दी से एक छोटा सा ग्रामर कॉन्सेप्ट कर लेंगे। रिलेटिवली और कंपैरेटिवली के बाद में पॉजिटिव डिग्री आती है और वो कंपैरेटिव डिग्री में बदल जाती है, इसलिए इनके बाद में कभी भी कंपैरेटिव डिग्री ना लगाएं। रिलेटिवली कंपैरेटिवली के बाद में पॉजिटिव डिग्री लगाएं, वो अपने आप ही कंपैरेटिव बन जाएगी, कंपैरेटिव लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। इकॉनमी इज़ हर्ट व्हाट विद कंपैरेटिवली हायर प्राइसेस ऑफ फ्यूल। इकॉनमी हर्ट है, इकॉनमी चोट खाई हुई है। व्हाट विद, इसका मतलब आप जानते हैं बिकॉज ऑफ, है ना, फ्रेज है एक। इकॉनमी चोट खाई हुई है क्योंकि, किसके कारण? बिकॉज ऑफ, तुलनात्मक रूप से ज़्यादा प्राइसेस के कारण फ्यूल के। अब देखो कंपैरेटिवली के साथ में हायर लगा दिया, क्या करूँ? गलत हो गया नहीं। अगर ऐसा है तो यहाँ से हायर को मैं हाई में बदलूंगा, सिंपल इसकी पॉजिटिव डिग्री को बनाऊंगा। कंपैरेटिवली हाई अपने आप में ही हायर का काम करता है, यहाँ पे हायर लगा करके डबल कंपैरेटिव लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगला सेंटेंस देखो, माई कार रन्स रिलेटिवली फास्टर देन योर्स। मेरी कार जो है भागती है तुलनात्मक रूप से तेज़ी से तुम्हारी कार से। दिक्कत क्या है? रिलेटिवली के साथ में फास्टर आ गया।
अगर फास्टर का मैं फास्ट बना दूं सेंटेंस सही हो जाएगा, लेकिन इस देन के लिए कंपैरेटिव डिग्री का आना जरूरी है। समझ गए ना। अब इस केस में यहाँ पे फास्ट नहीं बनेगा, यहाँ पे रहेगा फास्टर ही। अब करेंगे क्या, रिलेटिवली को निकाल दो। देखो रिलेटिवली फास्ट फास्टर ही होता है। अगर आप रिलेटिवली फास्ट रख रहे हो तो देन जो है सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि देन के लिए आपको एक कंपैरेटिव डिग्री होनी चाहिए। तो इस केस में आप रिलेटिवली को निकाल दो और फास्टर को फास्टर बना रहने दो। ऐसे भी आप करोगे, है ना। तीसरा देखो, राम इज ए कंपैरेटिवली स्मार्टर स्टूडेंट देन शालिनी। राम जो है एक तुलनात्मक रूप से ज़्यादा स्मार्ट स्टूडेंट है शालिनी के बजाय। अब देखो शालिनी और राम की कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ पे कंपैरेटिवली के बाद में स्मार्टर नहीं आ सकता, पर देन लगा हुआ है, इस वजह से स्मार्टर को रखना जरूरी है। तो क्या करो, कंपैरेटिवली को निकाल दो। और मान लो अगर शालिनी ना होती, यहाँ पे देन ना लगा होता, तो क्या करता मैं, स्मार्टर को स्मार्ट बना देता, कंपैरेटिवली को पड़ा रहने देता। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आई थिंक समझ गए होंगे। आ जाओ। कह रहा है फॉर ऑल द ब्रेव टॉक ऑन द ऑक्शंस आउटकम प्रोवाइडिंग एश्योरेंस द नेशंस टेलीकॉम अथॉरिटीज नीड टू टेक अ हार्ड लुक एट द एंटायर पॉलिसी फ्रेमवर्क। इतना ही पढ़ते हैं। कह रहे सारी की सारी बहादुरी भरी बातों के लिए, ब्रेव टॉक के लिए, और किस पे, इस ऑक्शन के आउटकम पे जो प्रोवाइड करता है एश्योरेंस को, जो हमें भरोसा दिलाता है। तो कह रहे इस ऑक्शन के आउटकम की बड़ी बड़ी बातें करने के लिए हमारी इस नेशन की टेलीकॉम अथॉरिटी को, DOT को ज़रूरत है कि वो टेक करे एक हार्ड लुक को, एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे लुक को, है ना। हार्ड मतलब एकदम फोर्सफुल लुक को। और किस पे, पूरी की पूरी पॉलिसी फ्रेमवर्क पे, पूरी की पूरी हमारी नियमों के ढांचे पे। अब देखो कौन सा पॉलिसी फ्रेमवर्क है, दैट हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू अ फेयर शेयर टू करंट प्रिकैरिटी इन द इंडस्ट्री। ये वो ढांचा है जिसने कॉन्ट्रीब्यूट किया है एक बहुत ही सही हिस्सा, और किस में, इस करंट प्रिकैरिटी में, इस करंट अनसर्टिनिटी में, इनसिक्योरिटी में हमारी इंडस्ट्री के अंदर। समझ गए ना। तो कह रहा बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो स्पेक्ट्रम को बेच के कि हमने ऐसा कर दिया, हमारा इस स्पेक्ट्रम का आउटकम बहुत अच्छा रहा, जियो ने इतने पैसे दिए। कह रहा है इस काम को अगर आपको करना है ना, तो उसके लिए एक और काम करना पड़ेगा। पहले अपनी पॉलिसी को आप देखो, क्योंकि ऐसी पॉलिसी बना रखी है कि इसी की वजह से हमारा टेलीकॉम सेक्टर जो है डूबा हुआ है डेट के अंदर, है ना। सारी कंपनियाँ छोटी मोटी आती हैं और डूब जाती हैं। समझ गए ना। प्रिकैरिटी का मतलब होता है अनसर्टेनिटी, इनसिक्योरिटी। और कुछ इसमें देखने वाला लगा नहीं मुझे, है ना। अब ये सेंटेंस सबसे लंबा सेंटेंस है और सबसे टेढ़ा सेंटेंस है, ये वाला ध्यान से पढ़ना। कह रहा फ्रॉम auction formats that may no longer be relevant given the sharply reduced number of players, to grossly unrealistic prices of spectrum and regulatory norms and tax practices that threaten to tip the sector into an unhealthy and fractious duopoly, the government has its task cut out। कह रहे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, देखो फ्रॉम से लेकर के टू तक। अच्छा कहाँ से लेके कहाँ तक भाई, ऑक्शन फॉर्मेट्स तक, बोली लगाने के उस फॉर्मेट तक जो अब नो लॉन्गर भी रेलेवेंट, जो हो सकता है बिल्कुल भी रेलेवेंट ना हो। बाबा आदम के ज़माने का फॉर्मेट है आपका ऑक्शन का, इतने ज़्यादा दाम रख देते हो शुरू में ही, है ना। कह रहे एक तो यहाँ से लेकर के कि ये रेलेवेंट क्यों नहीं है, गिवन इसलिए क्योंकि शार्पली रिड्यूस नंबर ऑफ प्लेयर्स हो गए हैं। पहले आपके पास 15 प्लेयर्स थे, अब सिर्फ 3 प्लेयर्स हैं, वोडाफोन, रिलायंस और तीसरा तुम्हारा जो है एयरटेल। तो कह रहा है फ्रॉम यहाँ से लेकर के टू यहाँ तक। अब देखो कहाँ तक, ग्रोसली अनरियलिस्टिक प्राइसिंग तक। जो दाम रखने का काम है टोटली आपका अनरियलिस्टिक है। इतने ज़्यादा दाम रखते हो आप, कोई ले ही नहीं सकता। और प्राइसिंग किसकी, स्पेक्ट्रम की। कह रहा है एक तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, दूसरा रेगुलेटरी नॉर्म्स, जो आपके कायदे कानून है रेगुलेशन के, है ना। और टैक्स प्रैक्टिसेस, जैसा आप टैक्स लगाते हो कंपनियों के ऊपर। अच्छा ये कौन सी टैक्स प्रैक्टिसेस हैं, जो कि थ्रेटन कर देती हैं, धक्का, जो कि चुनौती देती हैं कि वो टिप कर देंगी, धक्का मार देंगी सेक्टर को एक बहुत ही अनहेल्दी और फ्रैक्चस ड्यूओप्ले में, एक बहुत ही ज़्यादा अस्वास्थ्य वाले और फ्रैक्चस मतलब अनमैनेजेबल, जिसको मैनेज ना कर पाएँ। और ड्यूओप्ले मतलब 2 कंपनियों की मोनोपोली है, एक की नहीं 2 कंपनियों की। कह रहा है इन सब चीज़ों से लेकर के उल्टे सीधे दाम रख देने, बहुत ज़्यादा दाम रख देने, ऐसे टैक्स लगाने की कंपनियां डूब जाएं और सिर्फ 2 ही कंपनियां राज करें इस पूरे मार्केट में। कह रहे यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ना, सरकार का टास्क जो है कट आउट है। सरकार के सामने एक डिफ़िकल्ट टास्क उसके हैंड पे रखा है। समझ गए ना। टास्क कट आउट का मतलब है एक मुश्किल काम आपके लिए तैयार होना। तो सरकार के सामने एक मुश्किल काम तैयार है। समझ गए ना। ऐसे बनाए सेंटेंस। रेलेवेंट का मतलब है जो भी रेलेवेंट तो आप जानते हैं ना, जो भी आज के हिसाब से सही हो। इसमें और कुछ देखने वाला है नहीं, ये वर्ड्स देख लेना। फ्रैक्शियस मतलब जो मैनेज ना कर पाएँ, स्टबन हो। डिओप्ले का मतलब है 2 लोगों का पोली हो। डिओपोली होती है जब 2 ही कंपनियां बाजार पे राज करती हैं एक की जगह। मोनोपोली मतलब 1, डिओ मतलब 2। आगे बढ़ते हैं। कह रहे इट मस्ट नाउ एक्ट क्विकली टू इंश्योर
it does not end up hurting the very sector that has become a key multiplier of economic empowerment and progress। कह रहे हैं अब इसको एक्ट क्विकली करना ही पड़ेगा, फटाफट इसको हरकत में आना पड़ेगा सरकार को, इंश्योर करने के लिए, पक्का करने के लिए कि कहीं ये एंड अप ना हो जाए, कहीं इसका यही मुकाम ना हो कि ये हर्ट कर दे और किसको, वेरी सेक्टर को, उसी खास सेक्टर को, वेरी सेक्टर को, जो कि बन चुका है, हैज़ बिकम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मल्टीप्लायर और किसका, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का, आर्थिक एम्पावरमेंट का और प्रोग्रेस का, हमारी आगे की ग्रोथ का। मल्टीप्लायर का मतलब है कई गुना मल्टीप्लाई कर देता है। अगर इकोनॉमिक सेक्टर को आपने 2 गुना मल्टीप्लाई, 4 गुना मल्टीप्लाई करवाना है तो टेलीकॉम सेक्टर उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ना, मल्टीप्लायर है। तो कह रहा है कहीं ऐसा ना हो सरकार जो है इसी को हर्ट कर डाले जो हमारी इकोनॉमी को आगे ले जाता है, अब इसको एक्ट करना है क्विकली, इस चीज़ से निजात पानी है। एंड अप, वर्थ, ये बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव और वर्ब्स हैं अपने बाद में हमेशा जीरण लेते हैं, एडमिट है, प्रैक्टिस है ना, तो इन सब के बाद में जीरण आता है, इसलिए एंड अप के बाद में टू हर्ट नहीं लिखा बल्कि हर्टिंग लिखा है। आई थिंक अब इजी हो गया होगा आपके लिए पढ़ना, थोड़ा मुश्किल आर्टिकल था। आज एक काम करते हैं, आज मैं ऑफिस के लिए इतना लेट हो रहा हूँ कि मैं आपको क्विज़ भी नहीं करवा पाऊँगा, है ना। आज मैं उठा थोड़ा सा लेट और मैंने सुबह सुबह उठ के बनाया है। आज मैं आप सभी को एनकरेज करूँगा, ये आपका क्विज़ है, सब लोग इस क्विज़ को करो सॉल्व। ऑफिस पहुँचते ही, वीडियो को एडिट करते ही, अपलोड करते ही मैं क्विज़ को सॉल्व करके कमेंट्स में डाल दूँगा, ठीक है। फटाफट इसको कर दो, सभी के सभी कमेंट सेक्शन में अपने आंसर डालो, मेरे आंसर से मैच करना वीडियो के टाइम में। तब तक के लिए साइनिंग आउट।